गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक कैटेलिटिक प्रमोटर और एक्टिवेटर। उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक। कैटेलिटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर क्या होते हैं, मीन्स उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक उत्तेजक का क्या मतलब है। अब तक हमने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया में अपनी उपस्थिति मात्र से ही उसके वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक हमने 4 प्रकार के बताए: धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वयंप्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। अब एक ऐसा पदार्थ भी होता है, वो तो रिएक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, एक ऐसा पदार्थ जिसका लिंक केवल उत्प्रेरक से होता है, वो रिएक्शन में अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, वो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा या कमी करेगा। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक पदार्थ की कार्य क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, वे उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाते हैं। मीन्स ये किस पर अटैक कर रहा है? सीधा उत्प्रेरक पर, मतलब उत्प्रेरक को मोटिवेट कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे किन्हीं 2 बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाए, 3 फ्रेंड हैं और उनमें से किन्हीं 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है, तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना जो तीसरा फ्रेंड है उस पर डिपेंड करता है। पर कई बार ऐसा होता है, एक चौथा व्यक्ति होता है जो उन दोनों फ्रेंड से इंटरनल प्रॉब्लम रखता है या उनका फायदा चाहता है, बट वो उनके लिंक में नहीं है, वो उत्प्रेरक पदार्थ के लिंक में है। तो वो उत्प्रेरक पदार्थ को मोटिवेट करेगा या डिमोलाइज करेगा, मीन्स इस तरीके से समझाएगा कि वो लड़ाई बढ़ जाए या खत्म हो जाए, जैसा भी वो चाहता है। तो वो कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक कौन से पदार्थ होंगे? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक पदार्थ की कार्यक्षमता में वृद्धि कर देते हैं, वे उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पढ़ा था N2+3H2 रिवर्सिबल Fe। तो Fe यहां पर कैटेलिस्ट था और यहां पर 2NH3 बन गया था प्लस 22.4 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी। तो एक MO भी था, मोलिब्डेनम। तो ये जो है, ये है कैटेलिटिक प्रमोटर, ये उत्प्रेरक वर्धक है। मीन्स MO Fe की कार्यक्षमता में वृद्धि कर देगा। तो इस तरीके के जो पदार्थ होंगे वे उत्प्रेरक वर्धक या उत्तेजक कहलाएंगे। अब इसी तरीके से कोई जरूरी नहीं कि वो बढ़ाए, वो अभिक्रिया के वेग में कमी भी ला सकता है, मीन्स उत्प्रेरक के प्रभाव को वो नष्ट भी कर सकता है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। मीन्स उत्प्रेरक विष या संदमक या निरोधक। मीन्स कैटेलिटिक पॉइजन और इनहिबिटर। ये क्या होंगे? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक पदार्थ की कार्यक्षमता में कमी कर देते हैं या उसकी जो कार्यक्षमता उसे नष्ट कर देते हैं। इस तरह के जो पदार्थ होंगे वो उत्प्रेरक विष या संदमक या निरोधक कहलाते हैं। अगर इसी रिएक्शन में जो एग्जांपल आपने लिया था कि N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 प्लस
22.4 किलो कैलोरी। अगर हम इसी एग्जांपल से समझे तो और आसान समझ में आएगा। तो Fe यहां पर कैटेलिस्ट है। अब आपने लिया था NO, तो वो हो गया था प्रमोटर, मींस उत्प्रेरक वर्धक। अगर यहां पर हम H2S गैस ले लें तो ये कैटेलिटिक पॉइजन का काम करेगी, मींस उत्प्रेरक विष का कार्य करेगी। तो इस तरीके से हमने उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को पढ़ा। अब बात करते हैं हम, एक होता है जियोलाइट की आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइट का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह छिद्र वाला। तो वह उत्प्रेरक क्रिया जिसमें उत्प्रेरक के छिद्रों के आकार उत्प्रेरकों तथा उत्पादों के अणुओं की आकृति पर निर्भर करते हैं, वे जियोलाइट कैटेलिस्ट कहलाते हैं। तो ये केवल डेफिनेशन आ जाती है। तो ये हो गया सेलेक्टिव कैटेलिसिस बाय जियोलाइट। मीन्स जियोलाइट की आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक, तो वह उत्प्रेरक पदार्थ जो कोई भी उत्प्रेरक के छिद्रों, मतलब जो ऐसे उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक के छिद्रों तथा अभिकारकों और उत्पादक जो उत्पाद अणु हैं उनकी आकृति पर निर्भर करेंगे, जो उनका फेस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी शकल है, मीन्स उसकी उनकी जो आकृति है उस पर निर्भर करेंगे। तो वो सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस बाय जियोलाइट्स कहलाएंगे। अब इसी तरीके से एसिड बेस कैटेलिस्ट। एसिड बेस कैटेलिस्ट कौन होंगे? बेस कैटेलिसिस। एसिड बेस मीन्स अम्ल क्षार उत्प्रेरण। अम्ल क्षार उत्प्रेरण वो होंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल या क्षार उत्प्रेरक का कार्य करता है, वे अभिक्रियाएं अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कल भी एक एग्जांपल आपको दिया था, कोई भी एस्टर आप ले लीजिए CH3COOCH3, उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और यदि किसी अम्ल की उपस्थिति में कराया जाए तो हमेशा ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। सदैव कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH COH जो होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है, प्लस एल्कोहल CH3OH जिसमें OH समूह होता है वो अल्कोहल कहलाता है। तो ये अभिक्रिया एक अम्ल की उपस्थिति में हो रही है। तो ये हमने कल स्व उत्प्रेरण में पढ़ा था, मीन्स यहाँ उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का भी कार्य कर रहा है, परंतु ये अम्ल क्षार उत्प्रेरक भी है, मीन्स H+ जहां होगा वो अम्ल होगा और जहां पर OH- होगा वो क्षार होगा। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं वो अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद है एंजाइम या बायोकेमिकल कैटेलिसिस। एंजाइम कैटेलिसिस और बायोकेमिकल कैटेलिसिस मीन्स एंजाइम उत्प्रेरण या जीव रासायनिक उत्प्रेरण। हमें एंजाइम कैटेलिस्ट से पहले, एंजाइम कैटेलिस्ट में तो क्या हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं या जिनमें एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे एंजाइम कैटेलिस्ट कहलाते हैं, तथा इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हें एंजाइम कैटेलिसिस कहते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या चीज है। तो वे पदार्थ जो उच्च अणुभार वाले, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, इनका जो मोलिकुलर वेट है वो हाई होना चाहिए। पहले समझ लेते हैं मोलिकुलर वेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नाइट्रोजन प्रेजेंस की प्रेजेंस होनी चाहिए।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, और ये लिविंग सेल्स जो होंगी उनमें पाए जाते हैं। तो अब इन्हें मिलाकर एक डेफिनेशन बनानी है। तो उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक या जटिल कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है तथा जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं एंजाइम कहलाते हैं। मीन्स उच्च अणुभार वाले वे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है तथा जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं वे एंजाइम कहलाते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एंजाइम एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को एंजाइम कैटलिस्ट तथा इस प्रकार की घटना को या क्रियाविधि को एंजाइम कैटलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के लक्षण क्या है? नंबर 1, उच्च अणुभार वाले यौगिक होने चाहिए, नाइट्रोजन उपस्थित होने चाहिए, जटिल कार्बनिक यौगिक होने चाहिए, जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए, और इनके लिए जो अनुकूलित ताप है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ग्लूकोज का ले लीजिए, सुक्रोज का ले लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज और जाइमेज कैटेलिस्ट ले लेंगे और ये बन जाएगा इससे 2C2H5OH प्लस 2CO2, या C12H22O11 वाला भी आप ले सकते हैं। उसमें माल्टोज होगा, मीन्स ये पड़ा हुआ आपका C12H22O11 प्लस H2O माल्टोज, और ये बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस तरीके से ये आपका हो गया एंजाइम कैटलिस्ट का एग्जांपल। एंजाइम कैटलिस्ट की जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट की क्रियाविधि क्या होती है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरण जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि क्या है? उसकी क्रियाविधि बिल्कुल कीलॉक सिस्टम होता है, जैसे ताले और चाबी का संबंध होता है उसी तरीके से बिल्कुल एंजाइम कैटलिसिस का रिलेशन होता है। एक कीलॉक का क्या मतलब है? जैसे लॉक होता है, जैसे ये लॉक है तो लॉक के अंदर इस तरीके के लॉक्स होंगे, और जो हमारे पास चाबी है तो वो चाबी, इसमें केवल वही चाबी लग पाएगी जिसके लॉक की व्यवस्था इस तरीके की होगी, अदरवाइज ये चाबी नहीं लग पाएगी। तो आपने जो है एक को हमने एंजाइम कह दिया और उसके साथ रिएक्शन रिएक्टेंट हो गया, और जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर जैसे हम ताले के अंदर चाबी डालेंगे वो घूम जाएगी, तो घूमने से पहले दोनों लोग बिल्कुल मैच कर जाएंगे और उसकी जो पत्तियां हैं वो जंप कर जाएंगी। तो ये सिचुएशन बनेगी। ऐसा जरूरी नहीं हम कुछ भी बना सकते हैं डिफरेंट। ये एक दूसरे, मैंने थोड़ा सा स्पेस देके जानकर बनाया जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका नाम हमने ई कह दिया, इसका आर, तो ये ई आर हो गया इस समय। उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने पर रिएक्टेंट टूट जाएगा पर कैटलिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कैटलिस्ट ऐसे रह जाएगा जैसे था, ऐसे रह जाएगा, और ये एंजाइम कैटलिस्ट हो गया और ये टूट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके। वो दो भागों में भी तोड़ सकते हैं आप, 3 में भी तोड़ सकते हैं। ये टूट गया इस तरीके से, और ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, ये सिचुएशन, ये P1 कह दिया प्रोडक्ट 1 और P2 कह दिया प्रोडक्ट 2। तो इस तरीके से जैसे ताले और चाबी के बीच संबंध होता है वही एंजाइम और अभिकारक के बीच संबंध होता है। अब उसके बाद बात करते हैं
एंजाइमों के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उत्प्रेरक के, कैटेलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहां पर है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटेलिस्ट या कैटेलिसिस, उत्प्रेरण के लक्षण। नंबर 1, उत्प्रेरक की जो अल्प मात्रा है, स्मॉल क्वांटिटी जो है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है और उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो नंबर 1, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटेलिस्ट, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जो कैटेलिस्ट है एक स्पेसिफिक पदार्थ है। नंबर 3, बात करेंगे जो मेन चीज है कि इसकी जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। कैसे? कोई भी रिएक्शन आप कराते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप एक चौक ले लें, ये क्वेश्चन बहुत आता है। चौक ले लें और आप उसे पानी में डाल दें और उसे कुछ समय बाद निकाल लें, तो आप देखेंगे कि वो सारा गीला नहीं होगा, अंदर से जब तोड़ेंगे तो आप सूखा निकलेगा। अगर हम उसे पाउडर के रूप में परिवर्तित करके पानी में डाल दें तो जस्ट सेकंडों में, डालने में देर लगेगी, डालते ही वो सारा गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके जो एक्टिव सेंटर्स थे वो बढ़ा दिए। मीन्स कोई भी चीज अगर आप उसे पाउडर के रूप में लेंगे तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो ये सवाल आता भी है, ये कैटेलिस्ट is more affected when finely divided, मतलब जब आप सूक्ष्म पाउडर के रूप में किसी भी उत्प्रेरक को आप परिवर्तित कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। ये सवाल आता भी है, तो उसके कारण यही है कि उसके एक्टिव सेंटर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्टिव सेंटर्स क्या है। सक्रिय केंद्र, नाम से पता चल रहा है एक्टिव सेंटर्स में सक्रिय केंद्र। किसी ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अत्यधिक उत्प्रेरण क्षमता वाले जो केंद्र होंगे वो एक्टिव सेंटर्स कहलाएंगे। मतलब कोई भी उत्प्रेरक होगा ठोस, उसकी जो सतह होगी, जो सरफेस होगी, उस पर जहां जहां क्रियाशीलता ज्यादा होगी, मींस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो उसके एक्टिव सेंटर्स कहलाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिव सेंटर्स कहां कहां ज्यादा होते हैं। कहीं पर कॉर्नर जो होते हैं वहां पर एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होते हैं, जहां पर ऊंचाइयां होंगी वहां पर एक्टिव सेंटर्स होंगे, जहां पर गहराइयां होंगी या क्रैक्स होंगे वहां पर एक्टिव सेंटर्स होंगे। तो इस तरीके से जो पीक्स होंगे, पीक्स, जो ट्रप्स, साइड्स, कॉर्नर्स, यहाँ पर जो है एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होंगे, मिस सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वहां पर जो फ्री वैलेंसीज होंगी वो भी ज्यादा होंगी। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।